अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लेवरी क्या है तो आप सोचेंगे ज़ंजीरें, कैद, जुल्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि ग़ुलामी आज भी मौजूद है और शायद आप उसका हिस्सा हैं, इंसानी तारीख का सबसे तारीख बाब, एक ऐसी हकीकत जिसे हमने दफन तो कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं कर सके। यू थिंक स्लेवरी इज़ हिस्ट्री? नो, इट्स स्टिल अलाइव। चलिए शुरू से समझते हैं। बहुत पुराने वक्त में जब दुनिया में पहली सिविलाइजेशंस बन रही थी, लोग ग्रुप बनाकर रहते थे। ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों पर काबू पा लेते थे। जंगें होती थी और जो हार जाता था वो या तो मारा जाता था या गुलाम बना लिया जाता था। गुलामी का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि आपकी कोई मर्ज़ी नहीं, आपका कोई हक नहीं, आप एक इंसान नहीं बल्कि किसी की प्रॉपर्टी हो। और वो लोग सुबह से रात तक काम करते और अगर वो थक जाते या गलती करते तो उन्हें सज़ा दी जाती। वो सब खुलेआम हो रहा था, किसी को बुरा नहीं लगता था क्योंकि इस वक्त ये नॉर्मल समझा जाता था। फिर वक्त गुजरा, बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी। रोम, यूनान, मिस्र, ये सल्तनतें इतनी ताकतवर कैसे थीं? क्योंकि इनके पास हज़ारों लाखों गुलाम थे। वही गुलाम सड़कें बनाते थे, वही इमारतें खड़ी करते थे और खेतों में काम करते थे। यानी एक पूरी सिविलाइजेशन गुलामों की मेहनत पर खड़ी थी। फिर एक और ख़तरनाक तब्दीली आई। अब गुलामी सिर्फ जंग से नहीं आ रही थी, अब इनकी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई थी। 50-year period in which an estimated 12.5 million slaves were brought to the Americas. But what we don't learn in school is where those slaves actually went. Just under half of them, an estimated 5.4 million, went only to Brazil, and many more went to the Caribbean. 1.2 million went to Jamaica, more than 900,000 to St. Dominique, and 889,000 to Cuba. The grand total of slaves brought to the future United States was about half the number brought only to Cuba, 472,372, or 3% of the total. The ones who came to the 13 colonies were the lucky ones. In the context of global slavery, getting put on a ship to New Orleans is really a best case scenario. If you think American slavery was bad, wait until you see what happened to the ones who didn't make it here. And we'll ये सब सिर्फ जुल्म नहीं था, ये एक बिजनेस था। चीनी, कपास और दूसरी चीज़ें उगाने के लिए सस्ती मेहनत चाहते थे और गुलाम सबसे सस्ती मेहनत थे। फिर एक और वक्त आया जब दुनिया ने कहा कि ये सब गलत है। लोगों ने आवाज़ उठाई, कानून बने और स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा धोखा हुआ। लोगों को लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन असल में सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया। अब गुलामी खुलेआम नहीं थी, बल्कि अब उसे जॉब का नाम दे दिया गया और इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया गया। आज के ज़माने में आ जाएं, हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन ज़रा गौर करें, दुनिया में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है 12 से 14 घंटे कम पैसे में, कोई खेतों में काम कर रहा है बचपन से, कोई किसी के घर में बंद है, बाहर नहीं जा सकता। और सबसे हैरान कुन बात, ये सब हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा? आप जो कपड़े पहनते हो सकता है वो किसी ऐसे शख्स ने बनाए हो जिससे सही तनख्वाह भी ना मिलती हो। आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके पार्ट्स बनाने में किसी ने ख़तरनाक हालात में काम किया हो। आप जो चॉकलेट खाते हो सकता है वो किसी बच्चे की मेहनत से बनी हो। अब फ़र्क क्या है? पहले गुलामों को जंजीरों से बांधा जाता था, आज उसे हालात से बांधा जाता है। और सबसे ख़तरनाक बात, हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हम सस्ती चीज़ें चाहते हैं, सस्ते कपड़े, सस्ता खाना, सब कुछ सस्ता हो। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो कहीं ना कहीं कोई इसकी कीमत अदा कर रहा होता है। और अगर हम मुल्कों की बात करें तो हर मुल्क खुद को आज़ाद कहता है, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो तस्वीर इतनी सादा नहीं रहती। दुनिया आज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इकोनॉमी, ट्रेड, पॉलिटिक्स, कोई भी मुल्क अकेला नहीं चलता। बड़े मुल्क अपनी ताकत, अपनी इकोनॉमी और अपने फ़ैसलों के ज़रिए दूसरे मुल्कों पर असरअंदाज होते हैं। ये हमेशा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है, कभी लोन्स के ज़रिए, कभी एग्रीमेंट्स के ज़रिए, कभी पॉलिसीज़ के ज़रिए। और जब एक मुल्क पर दबाव आता है तो वो दबाव आगे मुंतकिल होता है, ऊपर से नीचे तक एक चेन बनती है। ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंस होता है और कंट्री लेवल पर डिसीजंस बनते हैं।
और फिर डिसीजंस आवाम तक आते हैं और आवाम इन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। और जब यही पैटर्न आगे चलता है तो पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि हर इन्फ्लुएंस स्लेवरी नहीं होता, कुछ कंट्रोल ज़रूरी भी होते हैं, जैसे लॉज, डिसिप्लिन, गाइडेंस, क्योंकि बगैर किसी स्ट्रक्चर के सोसाइटी चल नहीं सकती। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इन्फ्लुएंस लिमिट से बढ़ जाता है, जब सवाल करने की जगह कम हो जाती है और जब चॉइसेस नैरो हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल एरा में स्कूल बने वर्कर्स तैयार करने के लिए और आज भी हम इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. स्कूल्स में हमें कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रहो। एक तरह से ये बात सही भी लगती है क्योंकि पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है और हर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो एक और एंगल भी नज़र आता है। अगर एक पूरी जनरेशन पॉलिटिक्स से दूर रहे तो फिर फ्यूचर में डिसीजन कौन लेगा? वही लोग जो पहले सिस्टम में हैं, और नए लोग जो सवाल कर सकते हैं वो सिस्टम से दूर ही रह जाते हैं। यानी पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और जब पार्टिसिपेशन कम हो तो चेंज भी कम हो जाता है। और ये सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं, घर में भी, सोसाइटी में भी हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा सवाल ना करो, जो चल रहा है चलने दो, मसाइल में ना पढ़ो। ये सब हमें सेफ रखने के लिए होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम क्वेश्चनिंग छोड़ देते हैं, और जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है तो वो सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है। और जेन ज़ी ट्रैप की एक और लेयर भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये प्लेटफॉर्म फ्री नहीं है। एल्गोरिदम्स आपको वही दिखाते हैं जो आपको ज़्यादा देर तक रोक सके। एंडलेस स्क्रॉलिंग, डोपामिन लूप्स, आपका वक्त, आपकी अटेंशन, ये सब मोनेटाइज हो रहा है। What is the goal? I mean, are we trying to connect people so ultimately they will leave the screens and go and play football? One model would. अब आप प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं बल्कि आप प्रोडक्ट बन चुके हैं। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि कुछ लोग सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। जब कोई डिफरेंट सोचते हैं तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हर सिस्टम गलत नहीं होता और हर क्वेश्चन दुरुस्त नहीं होता। असल फ़र्क कहाँ है? एविडेंस, लॉजिक और नियत। तो हम क्या करें? पहला स्टेप, शऊर। अपनी अटेंशन को कंट्रोल करें, हर चीज़ कंज्यूम ना करें। सवाल करें, ये सिस्टम क्यों है, कौन बेनिफिट ले रहा है। खुद सीखें, सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड ना करें। सिस्टम हमेशा रहेगा, इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या समझकर फैसला करते हैं। क्योंकि स्लेवरी ख़त्म नहीं होनी, इसने सिर्फ इवॉल्व किया है और फ्यूचर में भी ये सिर्फ इवॉल्व करेगी। पहले वो नज़र आती थी, आज अक्सर इनविजिबल है। और सबसे अहम बात, जहाँ शऊर होता है वहाँ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा देर नहीं चलता। तो सवाल ये नहीं है कि स्लेवरी मौजूद है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे देख सकते हैं।